हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने दो तरह के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझा, एक यूज़फुल एक्टिविटीज़ और एक हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो यूज़फुल एक्टिविटीज़ में हम फूड प्रोसेसिंग तक पहुंच चुके थे और हमने ये देखा कि पेनिसिलियम और एस्परजिलस की कुछ जातियों का उपयोग बिस्किट निर्माण में और पनीर उद्योग में किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है मेडिसिनल यूज ऑफ फंजाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेडिसिनल यूज ऑफ फंजाई। मेडिसिनल यूज ऑफ फंजाई। इसके बाद हम देखते हैं कि कवकों का उपयोग अनेक प्रकार की औषधि बनाने में किया जाता है, यानी कई रेयर टाइप की जो मेडिसिन्स हैं उनका निर्माण फंजाई से किया जाता है। जैसे एक आता है हमारा एफेड्रिन और अर्गट। एफेड्रिन यह 5 एफेड्रिन है ना, 5 एफेड्रिन यह यीस्ट द्वारा बेंजल्डिहाइड से संश्लेषित पदार्थ है। इसका उपयोग अस्थमा यानी दमा के उपचार में किया जाता है। प्रारंभ में एफेड्रिन औषधि एफेड्रा से प्राप्त की जाती थी। देखिए इसमें होता क्या है कि शुरुआत में तो जो एफेड्रिन औषधि थी वो एफेड्रा से प्राप्त की जाती थी। जो पंप या इनहेलर के तौर पर जो पंप काम में लिया जाता है, उस पंप का कार्य होता था कि एफेड्रिन एफेड्रा से, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, राजस्थान में पाए जाने वाला जिम्नोस्पर्म है, और इस जिम्नोस्पर्म से एक औषधि प्राप्त होती थी एफेड्रिन, जिसका उपयोग अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए किया जाता था। जो हमारा विंड पाइप होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो उसको फैलाने के लिए काम में लिया जाता है। अस्थमैटिक पेशेंट्स के अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। फिर बाद में धीरे धीरे एक यीस्ट के द्वारा 5 एफेड्रिन यीस्ट के द्वारा एक बेंजल्डिहाइड से संश्लेषित पदार्थ था जिसका उपयोग दमा के उपचार में किया जाने लगा। तो शुरुआत में तो ये किससे प्राप्त की जाती थी? देखिए एफेड्रिन अस्थमा के उपचार के लिए, अस्थमा के लिए एफेड्रा से एफेड्रिन प्राप्त की जाती थी। एफेड्रिन प्राप्त की जाती थी। ओके। फिर उसके बाद क्या होने लगा कि यीस्ट द्वारा बेंजल्डिहाइड से संश्लेषित एक पदार्थ होता है 5 एफेड्रिन, ठीक है ना। 5 एफेड्रिन यीस्ट द्वारा बेंजल्डिहाइड से संश्लेषित एक पदार्थ होता है जिसका उपयोग भी अस्थमैटिक पेशेंट में किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अर्गट, ERGOT। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडिसिनल यूज में ही अर्गट, ERGOT, ठीक है ना। अर्गट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिए इसे राई के अर्गट उत्पादक कवक क्लेबिसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त किया जाता है। राई के अर्गट उत्पादक कवक क्लेबिसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त किया जाता है। क्लेबिसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त किया जाता है, ठीक, जिसमें अनेक प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं और इनका उपयोग गर्भपात कराने में यानी कि अबॉर्शन करवाने में और रजोधर्म की अनियमितताओं यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की इरेगुलरिटीज़ के उपचार में किया जाता है। किस किस में किया जाता है? इसका उपयोग गर्भपात करवाने, ठीक है ना। और इसके अलावा रजोधर्म की अनियमितताओं के उपचार में, रजोधर्म की अनियमितताओं के उपचार में किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेडिसिनल यूजेज में ही स्टीरॉयड।
मेडिसिनल यूजेज में ही अगला पॉइंट आता है हमारा स्टीरॉयड, ठीक है ना, स्टीरॉयड। अब स्टीरॉयड की बात करते हैं कि स्टीरॉयड क्या होते हैं। देखिए जो कॉर्टिसोल नामक स्टीरॉयड होता है यह राइजोपस नाइग्रिकेंस और एस्परजिलस, राइजोपस नाइग्रिकेंस और एस्परजिलस नाइगर से फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है कॉर्टिसोल, ठीक है ना। कॉर्टिसोल नामक एक स्टीरॉयड है जिसको राइजोपस नाइग्रिकेंस व एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया जाता है, एस्परजिलस नाइगर से इसे प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्टिसोल का उपयोग रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है ना, यानी कि बात पीड़ित गठिया रोग के उपचार में किया जाता है, ठीक है ना। कॉर्टिसोल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बात पीड़ित गठिया रोग के उपचार में किया जाता है, बात पीड़ित गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कवकों से प्राप्त होने वाले एंटीबायोटिक पदार्थ, ठीक है ना। कवकों से प्राप्त होने वाले एंटीबायोटिक पदार्थ। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कवकों से प्राप्त होने वाले एंटीबायोटिक पदार्थ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटीबायोटिक पदार्थ क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले, सूक्ष्म जीवों से के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने की क्षमता रखते हैं। यानी माइक्रोब्स के ऐसे मेटाबॉलिक सब्सटेंस जो दूसरे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की क्षमता रखते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। और इन्हीं एंटीबायोटिक्स में हम 4 एंटीबायोटिक्स को देखेंगे जो अलग अलग टाइप के हमारे फंजाई से प्राप्त होते हैं। इसमें पहला आता है पेनिसिलियम। पहला कौन सा आएगा हमारा? पेनिसिलियम, ठीक है ना। पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है? ये देखिए, पेनिसिलियम प्राप्त होता है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला एंटीबायोटिक था जो फंजाई से डिस्कवर किया गया था। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होने वाला ये एक एंटीबायोटिक है। दूसरा आता है हमारा अर्गोटिन। दूसरा एंटीबायोटिक आता है अर्गोटिन, ओके। फिर अर्गोटिन के बारे में देखते हैं कि ये किससे प्राप्त होता है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ओके। फिर इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा एंटीबायोटिक आता है हमारा प्रोलीफेरिन। तीसरा एंटीबायोटिक आता है प्रोलीफेरिन, ओके। तो प्रोलीफेरिन के बारे में हम देखते हैं एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस किससे प्राप्त होगा? ये एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस से प्राप्त होता है, ओके। एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस से प्राप्त होता है। चौथा एंटीबायोटिक आता है हमारा साइट्रीनिन। चौथा एंटीबायोटिक आएगा साइट्रीनिन। ये 4 ही एंटीबायोटिक याद रखने हैं हमको। साइट्रीनिन, ये किससे प्राप्त होगा? साइट्रीनिन प्राप्त होता है हमें पेनिसिलियम साइट्रीनम से। पेनिसिलियम साइट्रीनम से, ओके। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि कवकों से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया, खोजा गया पहला एंटीबायोटिक था ये।
दूसरा हमारा क्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त होने वाला अर्गोटिन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों। इसके अलावा दो और याद रखने हैं हमको, प्रोलीफेरिन एस्परजिलस प्रोलीफेरिन से और साइट्रिनिन पेनिसिलियम साइट्रिनम से। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है यीस्ट एज ए मेडिसिन। यीस्ट का उपयोग औषधि के तौर पर भी किया जाता है। देखिए मेडिसिन के तौर पर हम यीस्ट का उपयोग देखते हैं, यीस्ट जो कि मेडिसिन के तौर पर काम में लिया जाता है। तो यीस्ट को मेडिसिन के तौर पर देखते हैं सैक्रोमाइसीस सर्विसीज, पॉलीयूरिया के उपचार में काम में आता है। सैक्रोमाइसीज सर्विसीज, माइसीज सर्विसीज, ठीक है ना, सैक्रोमाइसीस सर्विसीज, ये पॉलीयूरिया के उपचार में काम में आता है। मूत्रलता या बहुमूत्रता पॉलीयूरिया के उपचार में काम में आता है। ठीक, तो एक बार हम अपने बोर्ड के मैटर को रब कर देते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा फंजाई इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में फंजाई का क्या रोल रहता है। तो एक बार हम अपने बोर्ड के मैटर को रब कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फंजाई का एग्रीकल्चर में उपयोग। फंजाई इन एग्रीकल्चर, फंजाई इन एग्रीकल्चर, फंजाई इन एग्रीकल्चर, फंजाई इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं हम कि जो मृत जीव होते हैं, मृत जीव तथा पादपों के अपघटन कवक तथा जीवाणुओं के द्वारा होता है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का और इसके अलावा प्लांट्स का जो डिकम्पोजिशन होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा या फिर फंजाई के द्वारा होता है। और अपघटनकारी कवकों को हम क्या कहते हैं, अपमार्जक या डिटर्जेंट्स, क्या कहते हैं, अपमार्जक या डिटर्जेंट्स अपघटनकारी कवक होते हैं, यानी डिकम्पोजिशन करने वाले ये फंजाई हैं। तो कवकों के द्वारा स्रावित होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोब्स तथा फंजाई, माइक्रोब्स और फंजाई, माइक्रोब्स एंड फंजाई, माइक्रोब्स और फंजाई ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स और फंजाई डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस और प्लांट्स का डिकम्पोजिशन करते हैं। डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस और प्लांट्स का डिकम्पोजिशन कर देते हैं। और प्लांट्स का डिकम्पोजिशन करके इनका डिकम्पोजिशन कर देंगे, डिकम्पोजिशन कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं। और इनके डिकम्पोजिशन होने से क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर बदल जाते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी को ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये डिकम्पोज करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर बदल देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में फंजाई का क्या रोल रहता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम फंजाई का रोल देखते हैं कि अनेक कवक
पौधों में होने वाले रोगों में तथा उनके कारकों पर प्रतिरोधी प्रभाव भी डालते हैं, यानी उनके वाइस वर्सा इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं। अतः ये रोगों के जैव नियंत्रण में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में कवकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हम देखते हैं कि ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम नामक जो ये कवक होता है, यह मूल विलगन उत्पन्न करने वाले कवक पाइथियम की वृद्धि को रोकता है। ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम इसका एग्जाम्पल है एक बहुत अच्छा, कि ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम नामक कवक मूल विलगन उत्पन्न करने वाले पाइथियम, मूल विलगन उत्पन्न करने वाले पाइथियम की वृद्धि को रोकते हैं। पाइथियम की वृद्धि को क्या कर देते हैं? ये पाइथियम की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये कई रोगों के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल की भी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कवक मूल के रूप में महत्व, ठीक है ना, यानी कवक मूल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइकोराइजा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कवक मूल, यानी फंजाई कई पादपों में जड़ों के साथ उसका एसोसिएशन देखने को मिलता है, जिसे हम नाम देते हैं माइकोराइजा, ठीक है ना। MICO राइजा, RHIZA, माइकोराइजा, ठीक है ना, कवक मूल, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन कहाँ पर देखने को मिलती है? जैसे हम साइकस के अंदर देखते हैं कि साइकस के अंदर कोरोलोइड रूट पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम फैबेसी कुल के अंदर देखते हैं, दाल कुल के अंदर पेपिल्यूनेसी में, कि वहाँ पर एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के तौर पर पाया जाता है। अब कवक एग्जाम्पल के तौर पर जड़ों में सहजीवन के तौर पर कहाँ देखने को मिलती है? पाइनस के अंदर देखने को मिलती है। तो कवक जाल उच्च पादपों की जड़ों के मध्य संबंध से निर्मित एक साहचर्य कवक मूल कहलाता है, ठीक है ना। यानी हायर प्लांट्स की रूट और फंजाई का जब सिम्बायोसिस होता है तो ये क्या कहलाता है? कवक मूल कहलाती है, ठीक है ना, कवक मूल कहलाती है। जैसा हम देखते हैं कि ट्राइकोलोमा और स्क्लेरोडर्मा आदि कवक पादपों में कवक मूल का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी? ये दो हैं, फोमा, ट्राइकोलोमा और स्क्लेरोडर्मा। कौन कौन सी हैं? फोमा, ट्राइकोडर्मा और एक इसके अलावा आती है, ट्राइकोडर्मा के अलावा स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा ये आदि कवक मूल का निर्माण करती हैं। और कवक मूल ये सहजीवन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये सिम्बायोसिस को शो करते हैं। इनमें कवक तंतु पादप की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी हायर प्लांट्स की जड़ों में जो फंजाई होती है, फंजाई हायर प्लांट्स की जड़ों में अपने कवक मूलों को प्रवेश करा देती है और जड़ों से भोजन को ग्रहण करती हैं, और तथा ये पौधों के लिए खनिज तत्वों में के अवशोषण के लिए प्रमुख अंग के रूप में भी कार्य करती है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मृदा समुच्चन के तौर पर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है मृदा समुच्चन, यानी कि मृदा को बांध के रखने में, ठीक है ना। सॉइल एग्रीगेशन में भी ये मदद करती है। तो सॉइल एग्रीगेशन में देखते हैं कि कई कवक जैसे एस्परजिलस है और राइजोपस में मृदा कणों को बांधने का गुण होता है। एस्परजिलस और राइजोपस में, एस्परजिलस व राइजोपस में, एस्परजिलस और राइजोपस में सॉइल पार्टिकल्स को बांध कर रखने का गुण होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फंजाई इन इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फंजाई इन इंडस्ट्री, यानी कि उद्योगों में इसका क्या रोल रहता है। तो उद्योगों में हम रोल देखते हैं कि कवक कई प्रकार के उद्योग, जैसे पनीर उद्योग है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा बेकरी उद्योग है, बेकरी उद्योग में जो हमारी बिस्किट्स हैं, वेफर्स हैं, डबल रोटी बनती हैं, तो डबल रोटी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक। तो
इसके अलावा देखते हैं कि जैसे पनीर उद्योग है, डबल रोटी उद्योग है बेकरी उद्योग में, ठीक है ना। इसके अलावा मदिरा निर्माण में, एल्कोहल इंडस्ट्री में, ठीक है ना। और विटामिन्स के प्रोडक्शन करने में फंजाई का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है ना। किस किस में देखते हैं हम, पनीर उद्योग में, पनीर उद्योग में, डबल रोटी बनाने में, ठीक है ना, डबल रोटी बनाने में, फर्मेंटेशन क्रिएट करने के लिए काम में आता है। और इसके अलावा एल्कोहल निर्माण और विटामिन्स प्रोडक्शन में, एल्कोहल निर्माण, मदिरा निर्माण में, एल्कोहल फॉर्मेशन में, एल्कोहल फॉर्मेशन में, और विटामिन्स के प्रोडक्शन में, विटामिन्स के प्रोडक्शन करने में, विटामिन्स के प्रोडक्शन करने में ये बहुत ज़्यादा इनका रोल रहता है। तो पहला देखते हैं हम इसमें पनीर उद्योग, पहला पॉइंट आता है इसमें हमारा पनीर उद्योग। पनीर उद्योग में हम देखते हैं कि देखिए पनीर उद्योग जो हम पनीर काम में लेते हैं, इसमें एस्परजिलस और पेनिसिलियम की कुछ जातियाँ पनीर उद्योग में काम में आती है। आप आगे की क्लासेज में देखोगे कि कई बार पनीर जो होता है, जैसे चीज़ी पनीर जो बनाया जाता है जिसमें छेद वाला पनीर होता है, सुगंधित पनीर बनाए जाते हैं। ये रॉक फर्टाई और कॉम्बर फर्टाई, ये दो प्रकार के पनीर की प्रजातियां, पनीर की क्वालिटीज़ तैयार की जाती हैं। तो ये एस्परजिलस और पेनिसिलियम की कुछ जातियां पनीर उद्योग में काम में आती हैं। एस्परजिलस और पेनिसिलियम, एस्परजिलस व पेनिसिलियम की, एस्परजिलस और पेनिसिलियम की कुछ जातियां पनीर उद्योग में काम में आती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एल्कोहल इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एल्कोहल इंडस्ट्री में। एल्कोहल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो एल्कोहल इंडस्ट्री में देखते हैं कि यीस्ट सैक्रोमाइसीस सर्विसीज, यीस्ट का मतलब सैक्रोमाइसीस सर्विसीज और राइजोपस ओराइजी, ये दोनों एल्कोहल इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन क्रिएट करती हैं और फर्मेंटेशन क्रिएट करके हम एल्कोहल तैयार करते हैं। सैक्रोमाइसीस सर्विसीज जिसको हम कहते हैं यीस्ट सामान्य भाषा में, और एक इसके अलावा होता है राइजोपस ओराइजी, राइजोपस ओराइजी, राइजोपस ओराइजी, ठीक है ना, राइजोपस ओराइजी। तो इनके द्वारा हम क्या क्रिएट करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि साइट्रिक अम्ल का जो उत्पादन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है, साइट्रिक अम्ल के निर्माण के बारे में हम देखते हैं राइजोपस नाइग्रिकेंस से, ठीक है ना। राइजोपस, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, राइजोपस नाइग्रिकेंस से, राइजोपस नाइग्रिकेंस से ये प्राप्त किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार जो छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं जिनके अंदर हम फंजाई के इम्पोर्टेंस को देख रहे हैं, ये एक एक पॉइंट हमको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। साइट्रिक अम्ल का तो बहुत बार, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किससे किया जाता है, राइजोपस नाइग्रिकेंस नामक फंजाई के द्वारा किया जाता है। एल्कोहल इंडस्ट्री के बारे में, जैसे शराब उत्पादन के बारे में पूछा जाता है तो बहुत कई बार ये क्वेश्चन आता है जिसका आंसर यही रहता है, सैक्रोमाइसीस सर्विसीज। इसके अलावा पनीर उद्योग में एस्परजिलस और पेनिसिलियम के द्वारा रॉक फर्टाई और कॉम्बर फर्टाई ये पनीर तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा एक हम देखते हैं कि साइट्रिक अम्ल के अलावा फ्यूमेरिक एसिड, साइट्रिक अम्ल के अलावा एक आता है हमारा फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये तैयार किया जाता है फ्यूमेरिक अम्ल राइजोपस नाइग्रिकेंस से, ठीक है ना। साइट्रिक अम्ल तो हमने किससे देखा, एस्परजिलस नाइगर, सॉरी ये गलत हो गया, साइट्रिक अम्ल किससे होगा, एस्परजिलस, साइट्रिक अम्ल होता है एस्परजिलस नाइगर से। साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किससे किया जाता है, एस्परजिलस नाइगर से, एस्परजिलस नाइगर से किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। साइट्रिक अम्ल किससे होता है, एस्परजिलस नाइगर से। और फ्यूमेरिक अम्ल, ये फ्यूमेरिक अम्ल का उत्पादन होता है राइजोपस नाइग्रिकेंस से, राइजोपस नाइग्रिकेंस से, राइजोपस नाइग्रिकेंस से किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद आता है हमारा इसके बाद आता है हमारा इन्वर्टेज इंडस्ट्री, इन्वर्टेज एंजाइम। जो इन्वर्टेज एंजाइम है यह किससे प्राप्त होता है, हमें सैक्रोमाइसीस सर्विसीज से प्राप्त होता है, ठीक।
तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म के तौर पर, परीक्षण जीवों के तौर पर कवकों की वृद्धि, कवकों के अंदर जो वृद्धि और जनन होता है वो तीव्र गति से होता है, ठीक है ना। तो एक बार हम अपने बोर्ड के मैटर को रब कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है परीक्षण जीवों के तौर पर। तो कवकों के अंदर हम देखते हैं कि वृद्धि और जनन तीव्र गति से होता है, अतः हम कई बार कवकों को टेस्ट ऑर्गेनिज्म के तौर पर अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट के तौर पर काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है परीक्षण जीवों के तौर पर, परीक्षण जीवों के तौर पर। तो कवकों में जो वृद्धि और जनन की क्रिया होती है वह तीव्र गति से होती है, और तीव्र गति से होने के कारण इनको अत्यंत ये लाभकारी होते हैं, और जैव रासायनिक क्रियाओं यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस के अध्ययन के लिए और जेनेटिक्स के अध्ययन में, आनुवंशिकी के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। और इसी तौर पर हम देखते हैं कि एक हमारी कवक होता है न्यूरोस्पोरा क्रैसा। न्यूरोस्पोरा क्रैसा पर सर्वाधिक जेनेटिक्स के और बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट किए गए हैं। न्यूरोस्पोरा क्रैसा ये कवक है जिसके ऊपर सर्वाधिक जेनेटिक्स के और बायोकेमिस्ट्री के यूज़, जैव रासायनिक क्रियाओं में इसका उपयोग किया गया है, जैव रासायनिक क्रियाओं और जेनेटिक्स के अध्ययन के लिए। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, प्लांट किंगडम भी कहते हैं इसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग ड्रोसोफिला का किया गया है जंतु जगत में, और पादप जगत में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया गया, एक कवक है न्यूरोस्पोरा क्रैसा। तो इसकी तुलना ड्रोसोफिला से की गई है प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम का ये ड्रोसोफिला है, न्यूरोस्पोरा क्रैसा। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंजाई की हानिकारक गतिविधियों यानी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक कंटेंट को हमको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है कि कहाँ पर कौन सा फंजाई काम में आ रहा है, उस फंजाई को और उसके एक्टिविटी को हमको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।